अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 जो है डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 7 का पहला टॉपिक है हमारा वर्क। तो सबसे पहले हम वर्क को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ वर्क? तो हम कहते हैं जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने से अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आएगा तो हम कहेंगे वर्क हुआ है। यानी जब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा तो हम कहेंगे वर्क हुआ है। So what is work? When a force is applied, on a body and it produces displacement, then work is said to be done। फिर हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। मैथमेटिक्स में हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन होगी इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इसको हम एक ऐसे लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। और ये जो थीटा है वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो थीटा एक एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अच्छा, अब यहाँ से हम कहते हैं कि वर्क जो है वो एक किस्म की स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ डॉट प्रोडक्ट से बनती है वो हमेशा स्केलर होती है। तो इसलिए हम लिखेंगे इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स की बात हम ऐसे कर सकते हैं द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल। वर्क का जो एसआई यूनिट है वो जूल होता है। जूल कितना वर्क हो सकता है? अगर आप एक जूल को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे कि जब हम किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और उस बॉडी में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम कहेंगे बॉडी ने जो वर्क किया है वो 1 जूल किया है। सो व्हेन 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसेस 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट in body in its direction, then work is 1 joule। अगर आप अदर यूनिट्स की बात करेंगे, अदर यूनिट्स ऑफ वर्क, तो वर्क के दूसरे यूनिट्स हैं, जैसे एक यूनिट है हमारे पास BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 BTU बराबर होता है 1055 जूल के। इस तरीके से एक और यूनिट है, जैसे CGS में है अर्ग, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। इस तरीके से एक यूनिट है कैलोरी, या कैलोरी जो है 4.108 या 4.18 जूल के बराबर है। इस तरीके से एक यूनिट और है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर भी वर्क का यूनिट है और 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इस तरीके से एक और यूनिट है और इस यूनिट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर है। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट
यूनिट ऑफ वर्क। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। अब हम बात करेंगे कि हमारा वर्क नेगेटिव कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। तो ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वर्क डन इज पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। सो व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो इस केस में वर्क जो है आपका पॉजिटिव होगा, या हम कहेंगे जब थीटा हमारा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। जैसे अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल है कि सपोज करें ये मार्कर है मेरे हाथ में। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ग्राउंड से अगर ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा इस मार्कर को ऊपर लेके जाने के लिए हम कहेंगे वो वर्क पॉजिटिव होगा। यानी सपोज करें ये ग्राउंड था, ये ब्लॉक हमने ग्राउंड से उठाया और हम इस ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये आप देखेंगे इस पे यानी हमने एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया है वो अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी है अपवर्ड आ रहा है। तो इस केस में वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स while lifting an object vertically upward। ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जाम्पल है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। अब देखें जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पॉजिटिव वर्क करता है, क्योंकि ये डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है और ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है। सो हम कहेंगे व्हेन अ बॉडी मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, द वर्क डन बाय gravitational force, the work done by gravitational force is positive। ठीक है, इस तरीके से हम एक और वर्क की बात करेंगे। अब देखें ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग के साथ ये मास अटैच है। अगर हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे आ रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारा फोर्स जो है होगा ये पॉजिटिव वर्क करेगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स while stretching a spring mass system। तो ये जो तीनों मैंने एग्जाम्पल दिए ये आपको पॉजिटिव वर्क के दिए। अब हम बात करेंगे वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव वर्क कब होगा? तो नेगेटिव वर्क तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन अपोजिट होंगे। व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जब थीटा जो है 180 डिग्री होगा। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है नंबर 1। अगर आप यहाँ देखें, अगर हम इस बॉडी को ऊपर लेके जा रहे थे, तो अगर हम सेम बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे वो नीचे होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और हम इस बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री होगी।
तो हम कहेंगे कि जब किसी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड लेके जाते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो नेगेटिव होता है। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स when body is being lifted vertically upward, ठीक है। The work done by gravitational force when body is being lifted vertically upward। इसका दूसरा एग्जाम्पल है work done by force of friction। The work done by force of friction। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, क्योंकि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो यह डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे होगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये नेगेटिव वर्क के होंगे। अब हम बात करेंगे नंबर 3, वर्क डन इज ज़ीरो। तो वर्क डन ज़ीरो दो हिसाब से होगा। एक हम कहेंगे कि जब थीटा 90 डिग्री होगी, यानी व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा जब थीटा 90 डिग्री होगी। इसका एक एग्जाम्पल है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ज़ीरो वर्क करता है। आपको पता है जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होती है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगी तो वर्क डन ज़ीरो होगा। इस तरीके से आपने इंटर में पढ़ा होगा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, सपोज करें ये मैग्नेटिक फील्ड थी, या आप इंटर में पढ़ेंगे, जब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज इंटर होती है तो वो चार्ज एक किस्म का फोर्स एक्सपीरियंस करती है और वो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाता है। तो हम कहते हैं कि फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री होती है, इसीलिए यहाँ पे भी वर्क डन ज़ीरो होगा। और दूसरा केस होता है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। कभी कभी ऐसे होता है कि बॉडी पे फोर्स अप्लाई हम करते हैं पर बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आता। जैसे अगर देखें मैं इस हाथ में ये मार्कर मैंने होल्ड की है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इस मार्कर को होल्ड कर रहा हूं और इस पे मैं कितना वर्क कर रहा हूं, तो आप कहेंगे आप ज़ीरो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैं फोर्स मार्कर पे लगा रहा हूं पर मार्कर में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। सो एक इसका एग्जाम्पल है वर्क डन बाय अ मैन while holding an object at certain height। तो ये एग्जाम्पल हैं ज़ीरो वर्क के। तो इस तरीके से हमने सारी बातें डिस्कस कर ली कि हमारा वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब ज़ीरो होगा, वर्क क्या होता है, वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं। तो ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी है। एक बात और भी हमें डिस्कस करनी है और वो बात ये है, यहाँ पे हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम यानी वर्क की एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है। देखें अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और जब हम उस बॉडी पे, सपोज करें ये बॉडी रेस्ट में थी, इस बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी इस बॉडी को एक्सेलरेशन मिलेगी और एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी मिलेगी। तो फिर इस केस में हम कहेंगे कि भाई इस बॉडी ने कितना वर्क किया, तो हम कहते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी उतना वर्क होगा। अब देखें, अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है, इस केस में वर्क हमारा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पर अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो हमारा वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे अगर देखें, सपोज करें ये गाड़ी मूव कर रही थी, ठीक है, और मैंने अचानक से ब्रेक लगाए तो गाड़ी रुक जाएगी। तो इस केस में इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम कहेंगे इस बॉडी पे नेगेटिव वर्क हुआ है, क्योंकि जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ज़ीरो वर्क जो है वो परफॉर्म करता है। तो ये बातें हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे, आप थोड़ा सा इनको नोट करें। इस तरीके से हम एक काम की बात करेंगे, और काम की बात है कि हम डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। कंजर्वेटिव फील्ड, तो व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? तो हम कहते हैं ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो और वर्क डन जो है वो अपना क्लोज लूप में ज़ीरो हो। तो कंजर्वेटिव फील्ड की दो बातें हैं, अ फील्ड इन विच वर्क डन in closed loop is zero and work done is independent of path। दो बातें समझनी है, वर्क डन क्लोज लूप में ज़ीरो होना चाहिए और वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए। सबसे पहले ही एक बात समझते हैं, ये समझें एक क्लोज लूप है और अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। ये समझें हाइट है h। तो अगर हम A से शुरू होंगे B तक, फिर B से शुरू होंगे C तक, फिर C से शुरू होंगे A तक, यानी जब हम वर्क डन बात करेंगे A से B, B से C, फिर C से A, तो ये वर्क डन ज़ीरो होगा। कैसे ज़ीरो होगा? A से B जो वर्क होगा वो होगा mgh, नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा। फिर B से C वर्क डन प्लस mgh होगा, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है। और C से A बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो अगर आप ये सम करेंगे तो आपको ज़ीरो मिलेगा। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है। इस तरीके से अगर आप, ठीक है, पाथ की बात करेंगे, सपोज करें एक पाथ आप ये ले रहे हैं, दूसरा पाथ आप ये ले रहे हैं, तीसरा पाथ आप ये ले रहे हैं, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। सो तीनों पाथ में ग्रेविटेशनल फोर्स एक जैसा वर्क करेगा, इसलिए हम कहेंगे कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी हैं? नंबर 1 एक है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है। दूसरी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कंजर्वेटिव है। और तीसरी है मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों फील्डें जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं। इसी तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे तो एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक होगा आपका इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। और ठीक है, तो ये जो तीन फोर्सेस के मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। ये नॉन कंजर्वेटिव इसलिए है क्योंकि आप अगर डिस्कस करेंगे कि ये नॉन कंजर्वेटिव क्यों है, क्योंकि इसका वर्क डन क्लोज लूप में ज़ीरो नहीं होगा और इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, तो हम उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो अब आप ये नोट कर लें, तो फिर हम इन पे कुछ MCQ सॉल्व करते हैं।